कहानी की शुरुआत में दिखता है कि एक सफेद वैन किसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में आकर रुकती है। फिर गाड़ी से एक आदमी उतरता है जिसके हाथ में एक बड़ी स्नाइपर राइफल होती है। वो गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग लॉट में एक कॉइन फेंक देता है और स्नाइपर राइफल लेकर अपनी पोजीशन सेट कर लेता है। स्नाइपर स्कोप में सामने एक पार्क नजर आता है जहाँ बहुत सारे लोग टहल रहे होते हैं। कुछ देर तक पूरे माहौल को गौर से देखने के बाद वो पार्क में मौजूद लोगों में से कुछ रैंडम लोगों को टारगेट करता है। अचानक वो लगातार 6 राउंड फायर कर देता है और वहाँ मौजूद 5 बेगुनाह लोगों की जान ले लेता है। मतलब एकदम पागलपन की हद तक वो सामने जो भी दिख रहा है उसे मारता जा रहा है। यहाँ तक कि एक औरत जो अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर चल रही होती है उसे भी नहीं छोड़ता। मूवी की शुरुआत में ऐसा सीन देखकर जरूर तुम्हें भी अजीब लग रहा होगा, है ना? बिना कुछ बताए, बिना किसी वजह के आखिर उसने 5 लोगों को क्यों मार दिया? क्या वो पागल है या फिर कुछ और? लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी मूवी देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इस मर्डर के पीछे कितनी खतरनाक कहानी छुपी है। अब खबर मिलते ही पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और पूरा क्राइम सीन खंगालना शुरू कर देती है। इस पुलिस टीम का हेड है डिटेक्टिव एमरसन, जो कि बेहद टैलेंटेड माना जाता है। हर कोने को अच्छे से तलाशने के बाद एमरसन को कुछ अहम सबूत मिल जाते हैं। उसे वही कॉइन भी मिल जाता है जो उस क्रिमिनल ने पार्किंग के लिए फेंका था। ऑफिस जाकर जब वो उस कॉइन का फिंगरप्रिंट स्कैन करता है तो पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट जेम्स नाम के एक एक्स मिलिट्री स्नाइपर का है। और चूंकि ये सारे मर्डर स्नाइपर राइफल से किए गए थे, इसलिए जेम्स अब सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन जाता है। फौरन पूरी टीम उसे पकड़ने निकल पड़ती है। उसके घर जाकर वो लोग जेम्स को बेहोशी की हालत में पाते हैं और उसे कस्टडी में ले आते हैं। उसके घर से बुलेट्स, राइफल, यहाँ तक कि वही वैन भी मिल जाती है। तो पुलिस को लगभग पूरा यकीन हो जाता है कि जेम्स ही असली कातिल है। अगले दिन जब जेम्स को होश आता है तो एमरसन उसकी इंट्रोगेशन शुरू करता है। वहाँ उसके साथ मौजूद होता है एलेक्स रॉडी नाम का एक वकील जो जेम्स के खिलाफ केस लड़ रहा होता है। एमरसन जेम्स को 2 सीधी सी बातें बोलता है, या तो वो अपना जुर्म कबूल कर ले और उम्र कैद में चला जाए, वरना सीधे उसे फांसी का सामना करना पड़ेगा। जेम्स तब उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, बस पास रखी एक कॉपी और पेन उठाकर एक लाइन लिख देता है, गेट जैक रीचर, मतलब जैक रीचर नाम के आदमी को ढूंढ कर लाओ, तभी इस केस का असली राज खुल पाएगा। यहाँ साफ नजर आता है कि जिसने उन 5 लोगों को स्नाइपर से मारा था वो और जेम्स एक ही इंसान नहीं है। यानी उसे बड़ी चालाकी से इस पूरे केस में फंसाया जा रहा है। क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, इसलिए सिर्फ जैक रीचर ही उसे इस मुसीबत से निकाल सकता है। अब सवाल ये है, आखिर ये जैक रीचर है कौन? एमरसन रिसर्च करके पता लगाता है कि जैक रीचर एक एक्स मिलिट्री पुलिस ऑफिसर है। जितना बहादुर उतना ही ब्रिलियंट। स्नाइपिंग और कॉम्बैट फाइट दोनों में उसकी स्किल टॉप लेवल की थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन पावर इतनी घातक थी कि आर्मी में रहते हुए उसने ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए जिनके राज किसी और के बस की बात नहीं थे। लेकिन आर्मी में कुछ चलते उसका रैंक कैप्टन से घटाकर मेजर कर दिया गया और ठीक 2 साल बाद वो ऐसे गायब हो गया कि कोई भी उसके बारे में कोई रिकॉर्ड तक नहीं ढूंढ पाया। तब से लेकर आज तक जैक रीचर कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं, किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। ये सब सुनकर एलेक्स काफी टेंशन में पड़ जाता है और एमरसन से कहता है कि चाहे जैसे भी हो जैक रीचर को ढूंढना ही होगा। तब एमरसन बताता है कि हम उसे तभी ढूंढ पाएंगे जब वो खुद चाहेगा हमारे सामने आने के लिए। मतलब समझ ही रहे हो, जैक रीचर कोई मामूली एक्स आर्मी नहीं है बल्कि एकदम जानलेवा लेवल का ऑपरेटिव। तभी उनकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि एक आदमी आपसे मिलने आया है, उसका नाम है जैक रीचर। ये सुनते ही दोनों की हालत देखने लायक हो जाती है। जिसे वो लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे थे वो खुद उनके पास चलकर आ गया। जैक रीचर अंदर आता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जेम्स से मिलने की इच्छा जताता है। उसे जेम्स के पास ले जाया जाता है जहाँ वो देखता है कि जेम्स बेहोश पड़ा है और पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हैं। रीचर पूछता है जेम्स की ये हालत कैसे हुई? एमरसन बताता है कि जब जेम्स को जेल लाया जा रहा था तो बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और बुरी तरह पीट कर उसे कोमा में पहुंचा दिया। ये सुनते ही रीचर समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है, इसलिए बिना बहस किए वो वहाँ से निकलने लगा है। लेकिन एलेक्स उसे रोक कर पूछता है, तुम यहाँ आए क्यों हो और जेम्स तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? लेकिन रीचर जवाब देता है कि जेम्स उसका कोई दोस्त नहीं है। एमरसन हैरान होकर पूछता है, फिर वो तुम्हारी मदद क्यों मांग रहा था? तब रीचर बताता है वो एक साइको स्नाइपर है, वरना 5 अनजान लोगों को यूं ही क्यों मारेगा। ठीक इसी वक्त वहां आती है हेलन रॉडन, एक लॉयर जो जेम्स बार की तरफ से केस लड़ रही है। मजे की बात यह है कि हेलन एलेक्स रॉडन की ही बेटी है। हेलन रीचर से कहती है कि वो उसके केस की एक बड़ी कमजोरी यानी वीकनेस बन सकता है क्योंकि जेम्स बार ने उसी की मदद मांगी थी। इसका मतलब रीचर जरूर कुछ ऐसा जानता है जो जेम्स को इस केस से बचा सकता है। लेकिन रीचर साफ कह देता है कि जेम्स उसका कोई नहीं है और वो यहाँ उससे मिलने भी नहीं आया था, बल्कि वो तो उसे मारकर ऊपर भेजने आया था।
था। ये सुनकर हेलन के होश उड़ जाते हैं। रीचर वहां से निकलना चाहता है, लेकिन हेलन बहुत कोशिश करके उसे मान लेती है कि वो उसके साथ कुछ बातें डिस्कस करे। अनिच्छा के बावजूद रीचर मान जाता है और दोनों एक कॉफी शॉप में बैठकर बात करना शुरू करते हैं। हेलन केस के लिए उनकी ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड भी करती है। रीचर अब हेलन को बताता है कि वो भी ये मानता है कि जेम्स ही असली का कातिल है। हेलन पूछती है, बिना कोई एविडेंस देखे तुम कैसे इतना श्योर हो सकते हो कि वही किलर है? तभी रीचर टेप रिकॉर्डर बंद कर देता है और जेम्स का पुराना अतीत बताना शुरू करता है। जेम्स यूएस मिलिट्री का एक बेहद खतरनाक स्नाइपर था। वो हर हफ्ते अपनी स्नाइपिंग प्रैक्टिस में 2000 राउंड एमओ खपा देता था। मतलब सोचो, अगर रोज 300 शॉट्स की प्रैक्टिस करे तो कोई भी इंसान किस लेवल का स्नाइपर बन जाएगा। उसके शॉट्स इतने परफेक्ट थे कि वो 1 माइल दूर से भी ब्लाइंड स्पॉट में टारगेट मार सकता था। वो अपनी स्नाइपिंग को लेकर इतना जुनूनी था कि हमेशा असली दुश्मनों की तलाश में रहता ताकि उनकी खोपड़ी उड़ाकर अपनी परफेक्ट शॉट फीलिंग पा सके। आखिर एक दिन उसका सपना पूरा होने जैसा लगा। उसे इराक मिशन पर भेजा गया। उसने सोचा कि अब तो उसे रियल ह्यूमन टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसे तो सिर्फ नॉर्मल लोगों पर नजर रखने की जिम्मेदारी मिली है, किसी पर गोली चलाने का नहीं। लगातार 2 साल तक वो रोज इंतजार करता रहा कि शायद कोई टेररिस्ट उसके सामने आएंगे ताकि वो अपनी स्नाइपर राइफल का असली इस्तेमाल कर सके, लेकिन वहां कभी कोई दुश्मन आया ही नहीं। एक भी किल न करके जेम्स अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसकी तरह के एक प्रोफेशनल और जुनूनी स्नाइपर के लिए ये चीज बेहद दर्दनाक थी। इसलिए जेम्स ने तय किया कि वो एक बड़ा क्राइम करेगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसने 4 रैंडम लोगों को अपनी स्नाइपर राइफल से मार गिराया। इस अनडिसिप्लिन्ड किल की वजह से उसका कोर्ट मार्शल किया गया और इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी उस समय जैक रीचर को दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन में रीचर को पता चला कि जिन 4 लोगों को जेम्स ने मारा था वो उसी दिन एक गैंग रेप करके लौट रहे थे। यह बात जेम्स खुद भी नहीं जानता था। तो जब सच बाहर आया कि उसने 4 बलात्कारियों को मारा था, इस केस में उसके खिलाफ के आरोप काफी कमजोर पड़ गए और रीचर की मदद से जेम्स सज्जा से भी बच गया। लेकिन इतनी कहानी सुनने के बाद भी हेलन जेम्स को दोषी मानने को तैयार नहीं होती। उसकी नजर से सोचने पर कुछ बातें जेम्स के पक्ष में भी जाती हैं। वो रीचर से पूछती है, पिछली बार तो जेम्स ने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया था, तो इस बार वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? वो चाहती है कि रीचर उसकी मदद करे ताकि जेम्स को एक फेयर जस्टिस मिल सके, लेकिन रीचर उसकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता। बस एक सिंपल थैंक यू कहकर बस में बैठ जाता है घर लौटने के लिए। हेलन बुरी तरह निराश हो जाती है, क्योंकि अगर रीचर उसकी मदद नहीं करेगा तो इस केस में जीतना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ रीचर के दिमाग में भी लगातार बातें घूमने लगी हैं। सच में अगर कोई ट्रेनड आर्मी स्नाइपर क्राइम करना चाहे तो क्या वो ऐसे कच्चे ढंग से सारी प्रूफ वहीं छोड़कर चला जाएगा? और अगर वो वाकई सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोगों को मारना चाहता तो क्या वो खुद पुलिस के हाथों पकड़े जाने का इंतजार नहीं करता? यहीं से रीचर को शक होने लगता है कि उसे भावनाओं से नहीं, ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को देखना चाहिए। वो अचानक बस से उतर जाता है और सीधा वापस जाकर हेलन से मिलता है। इस बार वो कहता है, मैं इस केस में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो एक शर्त रखता है। हेलन को उन 5 मारे गए लोगों के फैमिली से मिलना होगा और उनकी पर्सनल लाइफ, बैकग्राउंड सब कुछ पता करना होगा। और अगर ऐसा लगता है कि जेम्स सच में क्रिमिनल है तो हेलन को तुरंत ये केस छोड़ देना होगा। हेलन रीचर की बात मान लेती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इतने देर से एक हिटमैन उनकी हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है, क्योंकि असली कातिल को पता चल चुका है कि जैक रीचर इस खेल में घुस चुका है। इसलिए उन्होंने लिंस्की नाम के इस हिटमैन को हायर किया है रीचर और हेलन पर नजर रखने के लिए। अगले सीन में दिखता है कि रीचर वापस उसी क्राइम सीन पर पहुंचता है और इस बार वो पूरे किलिंग मिशन को गहराई से रिसर्च करना शुरू करता है। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं, क्यों, कैसे और किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सब कुछ अच्छी तरह एनालाइज करने के बाद उसे लगभग पूरा यकीन हो जाता है कि जेम्स को इस केस में फंसाया गया है। किस वजह से रीचर इतना श्योर हुआ वो थोड़ा आगे बताऊंगा। उधर हेलन विक्टिम्स के घर जाती है, लेकिन जैसे ही वो खुद को आरोपी पक्ष की वकील बताती है, विक्टिम फैमिली उसके प्रति गुस्सा और नफरत दिखाने लगती है। ये देख हेलन बुरी तरह डर जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि जेम्स के लिए इन लोगों के दिलों में कितनी भयानक नफरत और दर्द भरा हुआ है। तभी अचानक उसका पिता एलेक्स रॉडिन वहां पहुंच जाता है और हेलन को डांटना शुरू करता है। वो कहता है कि ऐसे घर घर जाकर पूछताछ करना वकील का काम नहीं होता, ये काम झूरी का होता है। दूसरी तरफ रात में जैक रीचर कहीं बैठा फिर उसी केस पर सोचता रहता है। उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल घूमता है, अगर कातिल कोई क्रिमिनल होता तो क्या वो पार्किंग के लिए पैसे देता? उसे तो कार के अंदर बैठकर ही शॉट लेना चाहिए था। उसी समय एक खूबसूरत लड़की सैंडी उसके सामने आती है और उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। उसके हाव भाव देखकर रीचर उसे साफ कह देता है, मेरी जेब में तुम्हें पे करने के लिए कोई पैसे नहीं है। ये बात सुनकर लड़की समझ जाती है कि उसे इशारों इशारों में रिचर्ड ने प्रोस्टिट्यूट बोलकर गाली दी है, इसलिए वो अपने दोस्तों को बुलाकर कहती है, इस
इस आदमी ने मुझे स्लट कहा, इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। तब रिचर्ड कहता है ठीक है, चलो ये सबक बाहर जाकर सीख लेते हैं। इतना सुनते ही सब के सब बाहर निकल आते हैं रिचर्ड से लड़ने के लिए, पर उन्हें क्या पता कि वो किससे पंगा लेने जा रहे हैं। लड़के थे पूरे 5, लेकिन रिचर्ड कहता है मुझे बस 3 से ही फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं इस ग्रुप के लीडर को गिरा दूंगा तो अपने आप बाकी 2 भाग जाएंगे। लड़का ये सुनकर हंस देता है और फिर शुरू होती है एक खतरनाक आर्मी के साथ एक तरफा लड़ाई। सिर्फ 5 सेकंड में रिचर्ड अपनी स्किल से उनके लीडर को जमीन पर सुला देता है। ये देखकर बाकी 2 रिचर्ड पर अटैक कर देते हैं। रिचर्ड उनमें से एक का पैर तोड़ देता है और दूसरे को ऐसे मारकर जमीन पर पटक देता है कि वो दर्द से तड़पने लगता है। बचे हुए 2 लड़के फिर जान बचाकर दौड़ते हुए भाग जाते हैं, लेकिन ठीक उसी परफेक्ट टाइम पर पुलिस आ पहुंचती है और रिचर्ड को वायलेंस के आरोप में थाने ले जाया जाता है। रिचर्ड के पकड़े जाने की खबर पाते ही हेलन वहां पहुंचती है उसे छुड़ाने के लिए। क्या हुआ ये जानना चाहती है तो रिचर्ड बताता है कि वो लड़की उस पर गिर पड़ी और झगड़ा करने आई थी। उसे पूरा यकीन है कि किसी ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। रिचर्ड आगे बताता है कि उसी दिन ब्रिज पर भी किसी ने उसका पीछा किया था। फिर रिचर्ड हेलन से पूछता है तुमने विक्टिम्स के बारे में क्या पता किया। हेलन सब कुछ विस्तार से बताती है। उस दिन पार्क में मौजूद सभी विक्टिम्स किसी न किसी काम से वहां से गुजर रहे थे। कोई अपने पति के लिए गिफ्ट लेने, कोई अपने बच्चे के बेसबॉल गेम के टिकट लेने, लेकिन दुर्भाग्य से उनका नंबर आ गया और उन्हें इस स्नाइपर के हाथों मारना पड़ा। सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर रिचर्ड कहता है कि इन 5 में से कोई न कोई असली टारगेट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ मौजूद हर किसी की बैकग्राउंड स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी सिवाय ओनली आर्चर नाम की महिला के। आर्चर की कहानी रिचर्ड को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसका पति एक बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाता था, लेकिन अचानक उसके पति की मौत हो गई और आर्चर को पूरा बिजनेस का उत्तराधिकार मिल गया। उसके पास विकल्प था कि वो इस बिजनेस को बेच दे, लेकिन अपने पति के प्रति प्यार और सभी दबावों को नजरअंदाज करते हुए उसने ये निर्णय लिया कि वो कंपनी नहीं बेचेगी। शायद इसी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन हेलन कहती है कि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, इस केस को जीतने के लिए प्रूफ चाहिए और उनके पास अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है। तब रिचर्ड कहता है तुम जेम्स के सारे पर्सनल डिटेल्स जुटाने की कोशिश करो। वो कहाँ जाता था, किन लोगों से मिलता था, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट चेक कर सको तो और भी मदद मिलेगी। इतना कहकर रिचर्ड हेलन को उस दिन के लिए विदा कर देता है। दूसरी तरफ हिटमैन लिंस्की असली किलर से मिलने आता है। ये असली किलर है चार्ली, जिसने अकेले 5 लोगों की हत्या की थी। लेकिन उसे वहां बुलाने का कारण सिर्फ ये था कि उसे रिचर्ड पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। लेकिन यह लड़का चालाकी दिखाकर रिचर्ड पर हमला कर देता है, जिससे रिचर्ड को साफ समझ में आता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। वहीं हम देखते हैं जैक नाम के एक बुजुर्ग आदमी को, जो इस पूरी कहानी का मेन मास्टरमाइंड है। लिंस्की उनके सामने अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन यहाँ माफी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे वहीं चार्ली नाम का स्नाइपर मार देता है। दूसरी तरफ हेलन रिचर्ड से मिलती है और बताती है कि जेम्स के क्रेडिट कार्ड से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वो एकदम शांत इंसान है, उसका कोई दोस्त नहीं और वो कभी किसी बार नहीं जाता, जिसे कहते हैं एकदम अकेला। लेकिन रिचर्ड देखता है कि कभी कभी जेम्स अपनी कार में फुल टैंक करवा लेता था। इसका मतलब है कि वो दूर किसी रेंज में जाकर शूटिंग प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि इतना पैशनेट स्नाइपर शूटिंग के बिना नहीं रह सकता। इसलिए रिचर्ड हेलन को कहता है कि आसपास के सभी शूटिंग रेंज की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर दे। इसके बाद रिचर्ड पहुंचता है एक ऑटो पार्ट्स की शॉप में, जहां सैंडी काम करती है। वहां पहुंचते ही वह जोर देकर सैंडी के रूम में प्रवेश करता है। सैंडी उसे देखकर डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन रिचर्ड शांत रहकर कहता है बोलो तुम किसके कहने पर मेरे पीछे लगी थी। पहले तो सैंडी कुछ नहीं बताती, लेकिन आखिरकार वो कह देती है कि जाब नाम का एक आदमी उसे 100 देने के बदले मुझे फ्लर्ट करने के लिए कहा था। तब रिचर्ड उससे जाब का पता लेता है और सैंडी को कहता है कि तुरंत इस शहर को कुछ दिन के लिए छोड़कर चली जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इतनी प्यारी लड़की अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद रिचर्ड जाब के घर जाता है उसे रेड करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे जाब का कोई भी अस्तित्व नहीं मिलता। घर की हालत पूरी तरह से तबाह नजर आती है। साफ दिख रहा था कि यहाँ कुछ दिनों पहले कोई बड़ी घटना हुई थी। इसी बीच स्नाइपर के लोग जान चुके थे कि रिचर्ड पहले ही जाब के घर तक पहुंच गया है, इसीलिए 2 लोगों को भेजा जाता है रिचर्ड को खत्म करने के लिए। लेकिन रिचर्ड कोई आम आदमी नहीं है कि किसी ने कहा और उसे मार दिया जाए। अचानक पीछे से एक आदमी आता है और रिचर्ड के सिर पर वार करता है। रिचर्ड देखता है कि उसके सामने 2 लोग रॉड लेकर खड़े हैं। तब रिचर्ड होश में आता है और अपनी खतरनाक कुशलताओं का इस्तेमाल करते हुए दोनों को हड्डी तोड़ने लग जाता है। एक समय पर वो एक को जमीन पर पटकता है और दूसरे के सिर पर मारते हुए दोनों को कोमा में पहुंचा देता है। तभी पीछे से एक और आदमी रिचर्ड के सिर पर पिस्टल तान देता है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, रिचर्ड तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। रिचर्ड ने उसे ऐसे पकड़ लिया कि आदमी दर्द से तड़पने लगा है। रिचर्ड उससे पूछता है जाब कहाँ है। उस आदमी को सिर पर चोट लगी थी, लेकिन सच में वो कहता है मुझे नहीं पता अब वो कहाँ है।
इसके बाद रिचर्ड अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन जल्दी ही एक और कार उसका पीछा करने लगती है। रिचर्ड फिर हेलन से मिलता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जेम्स 100% निर्दोष है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जेम्स एक सुपर स्नाइपर है। ऐसे में वो कभी भी उस जगह से फायरिंग नहीं करेगा जहां सीधे सूरज की रोशनी उसकी आंखों में पड़ती हो। लेकिन ये शॉट्स ऐसी जगह से लिए गए थे जहां सूरज की रिफ्लेक्शन सीधे उस पर पड़ रही थी। इसके अलावा जेम्स इतना बेवकूफ नहीं कि पार्किंग के लिए पहले कॉइन फेंके और फिर शॉट ले। अगर वो चाहे तो दूर ब्रिज पर जाकर कार में बैठकर शॉट ले सकता था और सूरज भी पीछे होता, जिससे वो खुद को छुपाकर शॉट ले सकता था। और वहां 6 शॉट्स से 5 लोगों की हत्या हुई, जबकि जेम्स जैसे शूटर का एक भी शॉट मिस होने की संभावना नहीं है। रिचर्ड पर जो हमला हो रहा था उससे यह भी साफ हो जाता है कि कोई नहीं चाहता कि जेम्स निर्दोष साबित हो। जब वो पीछा कर रही कार को नोट करता है तो चालाकी से उसका नंबर लिख लेता है और हेलन को देता है ट्रेस करने के लिए। ट्रेस करने पर पता चलता है कि कार लेवेंड नाम की कंपनी की है और इस कंपनी का उस विक्टिम ओनली आर्चर के कंपनी आर्चर कंस्ट्रक्शन के साथ झगड़ा चल रहा था। इसका मतलब अब बिल्कुल स्पष्ट है कि इस हत्याकांड का कनेक्शन सिर्फ ओनली आर्चर से है। ये कोई सीरियल किलिंग केस नहीं है। एक टारगेट के साथ बाकी 4 टारगेट्स को मारकर इसे मर्डर की तरह दिखाया गया था। असल में असली टारगेट था ओनली आर्चर। हेलन कहती है कि अभी यह सिर्फ एक थ्योरी है और केस जीतने के लिए हमें ठोस प्रूफ चाहिए, लेकिन रिचर्ड कहता है, मैं ये प्रूफ ढूंढ ही लूंगा। इसी बीच सैंडी कहीं और छुप जाती है, लेकिन सही समय पर स्नाइपर वहां पहुंच जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए पहले उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर बेहोशी की स्थिति में उसका मुंह दबाकर उसकी जान ले लेता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, एमरसन देखता है कि सैंडी को मारकर उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया गया है। वहीं सड़क पर जाते हुए रिचर्ड देखता है कि क्रिमिनल पहले ही सैंडी को मार चुके हैं। इस दृश्य से रिचर्ड को गहरा दुख होता है। शायद आज उसी के लिए इस खूबसूरत लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जब एमरसन रिचर्ड को देखता है तो वो उसे किलर समझने लगता है और उसे अरेस्ट करना चाहता है। रिचर्ड तुरंत स्थिति समझ जाता है और अपनी कार लेकर भागने लगता है। गति से कार्य चलाते हुए रिचर्ड पुलिस के साथ हड़बड़ी और ड्राइविंग का खेल शुरू कर देता है। यहाँ उसकी ड्राइविंग स्किल्स देखने लायक हैं। इसी तरह चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा और रिचर्ड एक समय सुपरमार्केट के सामने पहुंचता है। यहाँ वो अपनी कार की स्पीड धीमी कर देता है और एक मौके पर कार छोड़कर लोकल भीड़ में घुल जाता है। तभी एक पब्लिक बस आ जाती है और पूरे पुलिस फोर्स के सामने ही रिचर्ड बस में चढ़कर अपने आप को पुलिस के हाथों बचा लेता है। रिचर्ड पुलिस से बच जाने के बाद हेलन से मिलता है। इस दौरान उसका पिता और डिटेक्टिव एमरसन भी उससे मिलने आते हैं। जो कुछ वो कहते हैं उसे हेलन विश्वास नहीं कर पाती। एमरसन बताता है कि आज सुबह रिचर्ड सैंडी के घर गया था और उसने पहले ही सैंडी के दोस्तों को मारकर हॉस्पिटल भेज दिया है। अब वो जो चाहे कर रहा है, इसलिए उसे कस्टडी में लेना जरूरी है। लेकिन हेलन कहती है कि उसे सच में पता नहीं कि रिचर्ड अब कहाँ है। ठीक उसी समय हेलन का फोन बजता है और वो सुनती है कि कॉल रिचर्ड की तरफ से आया है। रिचर्ड उसे उसके पिता और एमरसन के बारे में सावधान करता है। उसे लगता है कि इन क्रिमिनल्स में कोई जरूर इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिचर्ड के इस शहर आने की जानकारी हेलन, एमरसन और उसके पिता के अलावा किसी को नहीं थी। इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी ने उसके आने की इन्फॉर्मेशन इन क्रिमिनल्स तक पहुंचाई है और इसी वजह से अब ये क्रिमिनल उसका पीछा कर रहे हैं। ये सब सुनकर हेलन भी काफी टेंशन में पड़ जाती है और फिर रिचर्ड को वो उस फायरिंग रेंज का लोकेशन देती है जहाँ जेम्स हर रोज शूटिंग प्रैक्टिस किया करता था। अगले दिन एड्रेस मिलते ही रिचर्ड पहुंच जाता है उसी फायरिंग रेंज पर। वहां उसकी मुलाकात होती है फायरिंग रेंज के ओनर मार्टिन कैश से। रिचर्ड अपना नाम एरन वार्ड बताता है और कहता है कि वो जेम्स का दोस्त है, इसलिए उसके बारे में जानने यहाँ आया है। मार्टिन को लगता है कि रिचर्ड शायद पुलिस वाला है, इसलिए वो मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। लेकिन रिचर्ड उसे जेम्स के केस के बारे में सब कुछ बताता है। रिचर्ड बोलता है कि वो जेम्स के डिफेंस लॉयर के लिए काम कर रहा है और जेम्स को बचाने के लिए मार्टिन की मदद बहुत जरूरी है। तभी मार्टिन एक शर्त रख देता है। वो रिचर्ड को एक शूटिंग टारगेट और कुछ बुलेट्स देता है और कहता है, अगर तुम इन 3 बुलेट्स को बिल्कुल मेन सेंटर में मार पाए तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। रिचर्ड सोचता है ये कैसा अजीब सा गेम है, लेकिन और कोई रास्ता न देकर वो मार्टिन की बात मान लेता है। मार्टिन उसे 4 राउंड बुलेट्स देता है ताकि एक राउंड वो प्रैक्टिस के लिए चला सके। रिचर्ड अपनी राइफल लेकर टारगेट सेट करता है, लेकिन पहले राउंड में ही वो सेंट्रल पॉइंट से बहुत दूर शॉट मारता है। फिर राइफल को थोड़ी एडजस्ट करके वो 3 शॉट्स मारता है, जो देखकर मार्टिन पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सारे शॉट्स इतने क्लोज थे कि मार्टिन ने इतने परफेक्ट शॉट्स बहुत लंबे समय बाद देखे थे। तभी मार्टिन कहता है, तुम जरूर जैक रिचर्ड हो, क्योंकि आज से 10 साल पहले सिर्फ जैक रिचर्ड ही ऐसे शॉट्स ले सकता था। ये सुनकर रिचर्ड काफी खुश होता है और मार्टिन उसे मदद करने के लिए राजी हो जाता है। मार्टिन रिचर्ड को कुछ शूटिंग टारगेट्स दिखाता है जो जेम्स अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता था। मार्टिन कहता है कि उसने पहले कभी इतना परफेक्ट शूटर नहीं देखा, लेकिन रिचर्ड कहता है कि जब जेम्स आर्मी में था तब वो इतना अच्छा शूटर नहीं था। शायद ये शॉट्स कोई और ले रहा था, हो सकता है जेम्स का कोई बहुत करीबी दोस्त। मार्टिन इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तब उसकी समझ पूरी
तरह उलझ जाती है, क्योंकि जेम्स के साथ हमेशा एक और शख्स इस फायरिंग रेंज में आता था और वो शख्स था खतरनाक स्नाइपर चार्ली। खोज खबर लेने के बाद रिचर्ड हेलन को फोन करता है और सस्पेक्ट के बारे में जानकारी देता है। वो हेलन से कहता है कि 3 घंटे के अंदर वो उसके पास पहुंच जाएगा। इस दौरान हेलन किसी को कुछ भी न बताए। हेलन उसकी बात मानकर फोन रख देती है। इसी बीच हेलन के पिता वहां मौजूद थे। हेलन उन्हें लैवेंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी की सारी भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कामों की डिटेल देती है। वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि इस कंपनी के खिलाफ केस फाइल करें, क्योंकि जिन्होंने भी उनके रास्ते में रोड़ा डाला उन्हें ये कंपनी खत्म कर देती है और इस वजह से हेलन की भी जिंदगी अब खतरे में है। लेकिन उसके पिता इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हेलन को सिर्फ सेफ्टी के लिए प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखना चाहते हैं। लेकिन हेलन इस बात से सहमत नहीं होती और वहां से निकल जाती है। जैसे ही हेलन लिफ्ट में चढ़ती है, एमरसन वहां पहुंच जाता है और इस बार एमरसन उसे टेजर गन से बेहोश कर देता है। फिर 2 लोग आते हैं और हेलन को खींचते हुए ले जाते हैं। इसका मतलब है कि एमरसन भी स्नाइपर टीम का हिस्सा है। उधर दूसरी तरफ जब रिचर्ड हेलन को कॉल करता है तो फोन उठाता है वही किलर स्नाइपर चार्ली। वो रिचर्ड को बताता है कि हेलन को बचाना है तो 1 घंटे के अंदर उनके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना होगा। लेकिन रिचर्ड भी कम नहीं था। वो चार्ली से कहता है, मैं तेरे खिलाफ सारे एविडेंस जुटा चुका हूं, अब इन्हें लेकर सीधा FBI जा रहा हूं। हेलन के साथ क्या करेगा ये तेरी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बेफिक्र जवाब सुनकर हेलन समेत वहां मौजूद सब लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। लेकिन फिर रिचर्ड दोबारा कॉल करता है और कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन अगर हेलन के शरीर पर एक खरोंच भी आई तो तुम सबको मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये सुनकर चार्ली बुरी तरह घबरा जाता है और वे लोग अपना ठिकाने का पूरा एड्रेस रिचर्ड को दे देते हैं। इसके बाद रिचर्ड हेलन को बचाने सीधे उनके अड्डे की ओर निकलता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। उसके साथ होता है फायरिंग रेंज का ओनर मार्टिन। उम्र भले ही ज्यादा हो चुकी हो, लेकिन उसकी शूटिंग स्किल आज भी उतनी ही खतरनाक और शार्प है। मार्टिन अपने साथ एक स्नाइपर राइफल लेकर आया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो रिचर्ड को कवर दे सके। वहीं दूसरी तरफ जहां हेलन को बंदी बनाकर लाया गया था, वहां हम उस बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम था जैक। असल में वही था लैवेंडर कंपनी का असली ओनर। पहले हेलन अपने ही पिता पर शक कर रही थी, लेकिन अब उसे साफ समझ आ चुका था कि इन सारी प्लानिंग में उसके पिता का कोई हाथ नहीं था। उधर हेलन को बचाने निकलने से पहले रिचर्ड एक बार फिर उसे कॉल करता है। वह उसे भरोसा दिलाता है, जब तक वो लोग मुझे पकड़ नहीं लेते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, बस मुझ पर विश्वास रखना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही वापस आऊंगा। इतना कहकर रिचर्ड असली मिशन पर उतर पड़ता है। उसके पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा चाकू होता है। दूसरी ओर मार्टिन ऊपर की ऊंचाई से उसे कवर देने के लिए स्नाइपर राइफल के साथ अंधेरे में छिपकर बैठ जाता है, लेकिन चाकू लेकर इतनी दूरी से लड़ाई लड़ना नामुमकिन था, क्योंकि दुश्मनों के पास स्नाइपर राइफल और भारी हथियार थे। इसीलिए किसी भी तरह रिचर्ड को करीब तक पहुंचना ही था। ये प्लान बनाकर रिचर्ड अपनी कार को बैक गियर में डालकर सीधे पहाड़ी से नीचे उतरने लगा है, ताकि ऊपर से फायरिंग हो भी जाए वो किसी तरह बच सके। दुश्मन पहले ही बेतहाशा फायरिंग शुरू कर चुके थे और रिचर्ड की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने लगी है। एक समय ऐसा आता है जब कार पत्थर से टकराकर फंस जाती है। ठीक उसी समय मार्टिन ऊपर से दुश्मनों पर हमला शुरू करता है, जिससे उनकी फायरिंग थोड़ी कम हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर रिचर्ड कार से उतरकर एक बड़े पत्थर के पास आश्रय लेता है, लेकिन रास्ते में उसका आखिरी हथियार चाकू भी उसके रॉकेट से गिर चुका था। मतलब अब उसे खाली हाथों ही 3 गैंगस्टरों से लड़ना है। ऊपर से मार्टिन लगातार फायर करता है और रिचर्ड मौके का फायदा उठाकर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर शिफ्ट होता है, अपनी पोजीशन बदलते हुए। जबकि एक शूटर लगातार उसी पत्थर पर गोली चला रहा था, रिचर्ड पर एक भी गोली नहीं लगी। तभी रिचर्ड एक शानदार चाल दिखाता है। बिजली की गति से पत्थर के पीछे से निकलकर एक ईंट फेंकता है और शूटर को उसी पल गिरा देता है। फिर उस शख्स के पास रखी UMP गन छीनकर रिचर्ड एक और दुश्मन को मारकर नीचे गिरा देता है। स्थिति देखकर असली स्नाइपर पीछे हट जाता है और जब रिचर्ड उस कमरे की ओर जाता है तो देखता है कि वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। असल में रिचर्ड ने सोचा था कि शायद यहीं हेलन को रखा गया है, लेकिन अंदर एक मैप देखकर उसे पता चलता है कि यह असली जगह नहीं है। असली मेन ठिकाना इससे काफी दूर है और वहीं हेलन को किडनैप करके रखा गया है। तो रिचर्ड अब एक बुलडोजर गाड़ी लेकर उस ठिकाने की ओर निकलता है। थोड़ी ही देर में देखा जाता है कि वहां के गैंगस्टर गाड़ी पर हमला करने की पोजीशन ले रहे थे। तभी अचानक रिचर्ड उनके सामने प्रकट होता है और उन्हें मार गिराता है। असल में उस गाड़ी को मार्टिन चला रहा था और इस फंदे में फंसकर उनके जान चली गई। चार्ली और जैक यह आवाज सुनकर बाहर आते हैं और रिचर्ड को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन रिचर्ड बिल्कुल निंजा स्टाइल में पीछे जाकर कुछ समझने से पहले ही उन्हें कैप्चर कर लेता है। कोई रास्ता न देखकर चार्ली को अपनी बंदूक फेंकनी पड़ती है, लेकिन इंसानों को गोली मारकर मारने में मजा नहीं, इसलिए रिचर्ड भी अपनी गन फेंक देता है और उसे हैंड फाइट कॉम्बैट का चैलेंज देता है, क्योंकि हाथ से पीटने में वही मजा है जो गोली मारने में नहीं। यहाँ से शुरू होती है स्नाइपर चार्ली और एक्स आर्मी रिचर्ड की एक भयंकर लड़ाई।
चार्ली रिचर्ड को घूंसे मारता है, लेकिन तुरंत ही रिचर्ड अपने मिलिट्री स्टाइल की कला दिखाना शुरू कर देता है। एक के बाद एक शानदार स्ट्रोक्स से चार्ली के हाथ पैर को तोड़ देता है और अंततः रिचर्ड की एक जोरदार लात के साथ यह भयंकर स्नाइपर की कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। वहीं अंदर मौजूद एमरसन जब समझता है कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह 2 पिस्टल निकालता है, एक हेलन के सिर की ओर और दूसरी दरवाजे के सामने तान देता है। एमरसन जो पोजीशन लेता है उस स्टाइल में कोई भी परफेक्ट स्नाइपर गलती से हेलन को मार सकता है, लेकिन रिचर्ड उस समय दरवाजे के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं जानता हूं एमरसन, तुमने जिस तरह पोजीशन ली है वहां तुम्हें मैं छोड़कर कोई और नहीं मार सकता। इतना कहकर रिचर्ड अचानक एक भयंकर परफेक्ट शॉट लेता है और ठीक हेलन की गर्दन के पास से निकलते हुए एमरसन का सिर फोड़ देता है। अब जीनक को देखते ही रिचर्ड समझ जाता है कि असली स्थिति क्या है। हेलन पुलिस को कॉल करके उसे पकड़वाना चाहती है, लेकिन रिचर्ड जानता है कि पुलिस उसे बचाकर हमेशा के लिए रखेगी और वो इसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। इसलिए रिचर्ड उसे कोई समय न देते हुए वहीं तुरंत गोली मारकर उसका सिर उड़ा देता है। यह देखकर हेलन बहुत ही निराश हो जाती है, क्योंकि अब इस केस में कोई भी गवाह नहीं बचा। अब वह सोचती है कि वह कैसे रिचर्ड और जेमस को बचा पाएगी। रिचर्ड तब कहता है, मुझे लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम जेमस को मुक्त कर लोगी। इतना कहकर वह हेलन से आखिरी बार विदा लेता है। मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि जेमस का होश वापस आ गया है। वह कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन सबकी बात सुनकर उसे पता चलता है कि उसने कई लोगों को मार डाला। अब उसके अपने दिमाग में भी यह लग रहा है कि शायद उसने यह मर्डर अपने फ्रस्ट्रेशन में की होगी। तब हेलन उसे उस पार की फोटो दिखाकर पूछती है, तुम इस लोकेशन को जानते हो? जेमस जवाब देता है, हाँ, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। फिर हेलन उसे सवाल करती है, मान लो अगर तुमने मर्डर की होती तो किस पोजीशन से शॉट्स लिए होते? जेमस बताता है, मैं शॉट्स उस ब्रिज से लेता ताकि मेरी पीठ के पीछे सूरज की रोशनी हो, और मैं शॉट्स गाड़ी के अंदर से लेता। ये सुनकर हेलन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यही थ्योरी रिचर्ड ने उसे पहले ही बता दी थी। इसका मतलब अब इस केस में जेमस को निर्दोष साबित करने के लिए कोई बाधा नहीं बची। वहीं रिचर्ड को देखा जाता है कि वह एक लोकल बस पकड़कर फिर एक अज्ञात गंतव्य की ओर निकल पड़ा है और यहीं यह मूवी खत्म होती है।